नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी विद भास्कर में। और आज हम जानेंगे कि आर्टिकल 13 के आगे के जो पार्ट्स हैं, यानी कि हमने इससे पहले आर्टिकल 13 का पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था और लगभग जो भी मौलिक अधिकारों से टकराने वाले लॉज थे वो किस हद तक कैंसिल हो सकते थे, इन चीज़ों के बारे में जान लिया था। आज हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है और अब वर्तमान में क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इन चीज़ों के बारे में चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे। सबसे पहली बात यही आ जाती है कि आर द फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल। अगर हमें मौलिक अधिकारों को संशोधन करना है तो क्या मौलिक अधिकार संशोधन हो सकते हैं, और अगर मौलिक अधिकार संशोधित हो सकते हैं तो किस हद तक। क्या पूरे मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है? ये बात तो सही है कि आर्टिकल जो हमारे हैं उनको तो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो क्या फंडामेंटल राइट्स में या भाग 3 में जो हमारे दिए हुए हैं पार्ट 3 में, उन सभी को संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इस पर थोड़ा सा आगे विवाद शुरू हो गया। तो क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है, इस चीज के लिए आज पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो भी इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में केस रहे हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करते हैं तो ऐतिहासिक आधार में कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। 1951 में एक केस आया था, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे पहले, यानी कि जैसे ही संविधान लागू हुआ 1950 में और 1951 में मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट मामला कैसे जाता है ये इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं, जिसमें न्यायिक पुनर्विलोकन या आर्टिकल 32 का उपयोग करके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी मामले में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके ये जो नाम होते हैं शंकरी प्रसाद, यानी वो व्यक्ति जिन्होंने केस किया हुआ है और किसके खिलाफ किया हुआ है, तो यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ के, सीधा केंद्र सरकार के खिलाफ ये मामला है। 1951 के मामले में हुआ ये कि जहां पर आर्टिकल 13(2) जो हमने इससे पहले वाले पार्ट 1 में देखा, सबसे पहले देख लें कि वो क्या कहता है। आर्टिकल 13(2) जो है वो कहता है कि संविधान के पश्चात की विधियों से संबंधित है, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ। 13(1) जो है संविधान के लागू होने के पहले वाली विधियों से संबंधित है और 13(2) जो है संविधान लागू होने के बाद की विधियों से संबंधित है। 13(2) कहता है कि जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत विधियां होंगी, यानी कि जो भी कोई लॉ बनाया जाएगा वो फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं पार्ट 3 में, तो वो लॉ वॉइड कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। उस हद तक कैंसिल कर दिया जाएगा जहां तक वो वायलेट्स करेगा किसको, फंडामेंटल राइट्स को। यदि वह इनकंसिस्टेंट होता है तो कोई भी विधि यदि मौलिक अधिकारों से असंगत हो जाती है, यानी कि उससे टकरा रही है, तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। क्वेश्चन ये उठा कि विधि मतलब क्या माना जाए। विधि मतलब कि क्या सरकार द्वारा बनाई गई विधि मानी जाए, या राज्यों द्वारा बनाया गया कोई कानून को भी विधि मान लिया जाए, या किसी नगरपालिका या पंचायत ने कोई कानून पास किया उसको विधि मान लिया जाए, या सरकार के जो नीतियां हैं वो पॉलिसीज अगर बनाई गई तो क्या उसे विधि मान लिया जाए। और जो आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान संशोधन किया जा रहा है, यानी 368 के द्वारा जो संविधान संशोधन कर रहा है, क्या उसको विधि माना जाए या ना माना जाए। यहां पे आगे क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए। इन क्वेश्चंस को लेके शंकरी प्रसाद बनाम 1951 का ये मामला आया। तो इस मामले का जो रिजल्ट था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो भी 368 के तहत पारित किए गए संशोधन होंगे, यानी 368 जो आर्टिकल 368 है, इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है कि कैसे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो यदि 368 का इस्तेमाल करके संसद कोई भी कानून पास करती है जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो वह विधि के दायरे में नहीं आएगा। नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म लॉ, विधि के दायरे में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि 368 से किया गया जो संविधान संशोधन है वो विधि नहीं माना जाएगा। और
बाकी विधियां मानी जाएंगी। तो 368 का प्रयोग करके हम संविधान संशोधन, मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो भी कोई अन्य विधियां, नीतियों का निर्माण करके या किसी सरकार द्वारा कोई और लॉ लाकर या किसी भी तरीके से कोई अध्यादेश लाकर, इस तरीके के प्रयोग से हम मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दी गई, क्यों? क्योंकि 13(2) में ये लिखा गया था कि कोई भी विधि जो होगी वो अगर पार्ट 3 में दिए गए जो भी राइट्स हैं उनसे टकराएगी तो वो कैंसिल हो जाएगी। और कह दिया गया कि 368 को विधि नहीं माना जाएगा, यानी कि जब इसके द्वारा कोई भी अमेंडमेंट होगा तो चूंकि वो विधि है ही नहीं, इसलिए वो टकराएगी नहीं, इसलिए वो लागू हो जाएगी। तो 368 का प्रयोग करके हम पार्ट 3 के किसी भी फंडामेंटल राइट्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। इसी के बाद एक डिसीजन आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में, और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी निर्णय को आगे बढ़ाया कि हाँ, 368 में जो भी अमेंडमेंट किया जाएगा वो विधि नहीं होगा और वो फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट कर सकता है। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में आया एक केस। तो ये जो वाद आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, इसमें कोर्ट ने अपने जो भी पुराना ओपिनियन था उसको चेंज कर दिया और क्या कहा कि लॉ जो होगा उसमें आर्टिकल 368 भी ऐड होगा। इसका मतलब अब क्या हो गया कि कोई भी विधि सुप्रीम जो भी मौलिक अधिकार थे हमारे उनको बदल नहीं सकती थी, और अब अगर 368 भी विधि के अंतर्गत आएगा, इसका मतलब है कि अनुच्छेद 368 के द्वारा भी मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। इस चीज को लेके अब सरकार के हाथ बंध गए कि सरकार अब मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। अगर संविधान संशोधन को पलटना है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर उसको अपील की जा सकती है, और यदि वो विधि के विरुद्ध है तो उसे कैंसिल किया जा सकता है। दूसरा कारण होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई डिसीजन दिया है उसको बदलना है तो सरकार संविधान संशोधन लेके आए। तो आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा, जिसमें यह कहा गया कि जो लॉ यानी कि 13(2) में जो लॉ लिखा गया है उसमें 368 लागू नहीं होगा। इन 1967 में यह कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि 368 अब क्या होगा, लॉ माना जाएगा, यानी कि अब चेंज नहीं कर सकते आप फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन 24वें संविधान संशोधन द्वारा कह दिया गया कि नहीं, 368 जो है वो लॉ नहीं माना जाएगा और हम चेंज कर सकते हैं उस चीज को। और ये 24th अमेंडमेंट 1971 में कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बाद में केशवानंद भारती बनाम स्टेट केरला, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद पहुंचा कॉन्स्टिट्यूशनल में। बाद का मतलब है केस। तो जब ये केस पहुंचा केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला, जिसने चुनौती दी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कि यहां पे सरकार ने ये गड़बड़ कर दी है, 368 लॉ के बाहर कर दिया गया है, जबकि गोलकनाथ बनाम 1967 पंजाब में ये कहा गया था कि विधि के अंतर्गत नहीं आएगा, या विधि के अंतर्गत आएगा। तो जब ये मामला केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि ठीक है, जो 24 अमेंडमेंट किया गया है वो 1967 की बात को पलट दे रहा है, और ये बात ठीक है, हम मानते हैं कि जो आर्टिकल 368 है वो अब लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा, यानी कि कोई भी लॉ पारित करके चेंज नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ उसने ये भी कहा कि प्रिंसिपल ऑफ बेसिक फीचर्स, यानी संवैधानिक ढांचे का, मौलिक ढांचे का एक नया सिद्धांत दे दिया, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया कि सरकार फंडामेंटल राइट्स में चेंज तो कर सकती है लेकिन वो मौलिक ढांचे के विरुद्ध ना हो रहा हो। तो मौलिक ढांचा क्या है? तो द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट द जुडिशियरी कैन डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल दैट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया कि यदि कोई भी ऐसा कानून सरकार के द्वारा पारित किया जाता है जो संविधान के मौलिक ढांचे को हानि पहुंचाता है,
तो सुप्रीम कोर्ट उसे कैंसिल कर सकता है। अब हम मौलिक ढांचा किसे समझें, तो मौलिक ढांचा सिंपल सी जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो सिर्फ इतनी है कि कोई भी लॉ जो कानून को डिस्टर्ब कर दे, हमारे संविधान के बेसिक फीचर्स को कैंसिल कर दे। अब ये अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है कि आखिर बेसिक फीचर्स क्या है। सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस चीज का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम टाइम टाइम पे बताते रहेंगे कि बेसिक फीचर्स क्या है, और वर्तमान में भी ये विवाद का विषय है। लेकिन जो डिसीजंस लगातार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए हैं उनसे कुछ हद तक हमें ये समझ में आ गया है कि बेसिक फीचर्स में लगभग क्या आता है। मोटा मोटी तौर पे अगर मैं आपको समझा दूं यहाँ पे हल्का सा, तो बेसिक फीचर्स का मतलब आप इतना समझिएगा, जैसे भारत में जो संविधान लागू है वो संघीय शासन के द्वारा है, यानी राज्य भी हैं केंद्र भी हैं, तो सरकार कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती कि राज्यों को समाप्त कर दिया जाए, सिर्फ केंद्र रह जाए, यानी कि एकात्मक शासन नहीं कर सकती। यानी कोई भी ऐसी चीजें जो संविधान की बेसिक चीजें जो चैप्टर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको समाप्त नहीं कर सकती। इस पे एक अलग सी वीडियो बनाई भी जाएगी, फंडामेंटल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर पे, तो ये हम नेक्स्ट टाइम इस पे जब भी वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे। अब देखें कि प्रेजेंट सिस्टम क्या है। ये तो हमने हिस्टोरिकल सिस्टम देखे, वर्तमान में क्या जो हमारा संविधान संशोधन के द्वारा हम फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस चीज को अगर हम देखें तो इसको देखने में ये एक चीज क्लियर है कि कोई भी लॉ जो है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत अगर है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना हो या फिर उन्हें कैंसिल करना हो तो आर्टिकल 13 में जो कहा गया है कि लॉ के द्वारा, यानी कि कोई भी लॉ अगर आर्टिकल 13 से टकराएगा तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, उस हद तक कैंसिल कर दिया जाएगा जहां तक वो टकराएगा। तो सिंपल सी बात है कि यदि वो साधारण लॉ है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को नहीं कैंसिल कर सकता, यानी कि आर्टिकल 13 उसको रोक देगा। लेकिन यदि वो आर्टिकल 368 का प्रयोग करके किया गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके किया गया है, तो उसे कैंसिल नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि जब बीपी सिंह की सरकार ने इसमें चेंजेज किए थे तो कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में जो सरकार ने EWS कोटा लागू किया उसको सरकार ने कैंसिल नहीं किया। उसका कारण ये था कि वो 368 का यूज़ करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इस्तेमाल करके सबसे पहले संविधान संशोधन किया गया और उस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया गया, उसके बाद ये लाया गया। तो सिंपल सी बात है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ ना हो। जैसे कि समानता का अधिकार है, समानता के अधिकार में आप थोड़ा बहुत चेंजेज कर सकते हैं, लेकिन समानता के अधिकार को पूरी तरीके से हटा दें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब जो आगे हमारे अब फंडामेंटल राइट्स के जो चैप्टर होंगे उसमें अब हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 14 से, यानी अब हमारा आर्टिकल 14 पढ़ा जाएगा, समानता का अधिकार, समता का अधिकार। आर्टिकल 15 हम पढ़ेंगे कि क्या है, 16 पढ़ेंगे क्या है, यानी कि अब हम बारी बारी से सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे। और ध्यान रहे मेरी वीडियो में इनको जोड़ के पढ़ाया जाएगा ताकि आपको एक साथ एक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो अपने आप को अपडेटेड रखें, पढ़ते रहें, साथ में वीडियोस को अपडेटेड लगातार आप रखें। ये आपका काम है कि आपको अपडेटेड रखना है। मैं आपको पूरा कोर्स इस तरीके से करा दूंगा कि अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली क्लियर होंगे। अगर आप UPSC PSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके मेंस एग्जाम भी बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो ज़रूर कर लें, लाइक करें वीडियो को, और अगर आपको लगता है कि कोई आपके अच्छे फ्रेंड्स जिनको इनकी ज़रूरत है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना जरूर ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप अपडेट रहें इस चीज़ से लेके। थैंक यू सो मच।